आऊज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मे का बाबरकत दिन है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन जो है आप जो भी आप कसरत से पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े या फिर कोई भी आपके दिल में जो भी दुआ हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ के जो है वो अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला जुम्मे के बाबरकत दिन के जो फजीलत से जो है फ़ौरी तौर पे अपनी बारगाह में वो दुआ कबूल फरमाते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जुम्मे के रोज़ कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। और मोमिनो जब जुम्मे के दिन का खुतबा दिया जाए तो तमाम रोज़गार बंद करके फ़ौरी मस्जिद की तरफ दौड़ो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं जुम्मे का बाबरकत दिन है। जुम्मे के दिन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये होती है कि हम जुम्मे के दिन के हवाले से टॉपिक पे बात करें, हमारे साथ उलमा हो। हम जो है आज का जो प्रोग्राम है इसी हवाले से हम जुम्मे के दिन के हवाले से हम बात करेंगे। हम बात करेंगे औरतों के हुकूक के बारे में, क्यों औरत मार्च की जाती है, क्यों औरतें अपने हक़ के लिए जो है रोडों पर निकल के प्रोटेस्ट करती है, क्यों औरतें जो है जगह जगह जो है अपने हक़ को मांगने के लिए, कौन से ऐसे हक़ है जिनसे वो महरूम है, किस तरह का हक़ औरतों को चाहिए। क्या औरत जो है खड़े होकर सफ़र करे उस पर वो गैर महफूज अपने आप को महसूस करती है, हिजाब पहन के बैंक में नौकरी करे तो उनको जॉब से दी जाती है। मतलब किस तरह के हमारी औरतों को हुकूक चाहिए और किस तरह के हमारे बॉसेस हैं जो मतलब जो हमारे हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं और हमें हिजाब का तो ज़ाहिर सी बात है एक फ़र्ज़ है हम पे औरतों को। मैं भी खुद भी ज़ाहिर सी बात है आप सोच होंगे आज मैं आपको हिजाब और दीन की बातें बता रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं जब मेरा दिल करता है तो मैं तब हिजाब भी करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हिजाब नहीं करती, मैं भी हिजाब करती हूँ। लेकिन जब औरतें चाहती हैं खुद से तो अगर वो अपने आप को बदलना, तो जब उनको हिदायत होती है तो उनको अगर उनके बॉसेस को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। क्यों उनको उस तरह का हक़ नहीं दिया जा रहा जो उनके हुकूक है, उनकी क्यों नहीं सुनवाई की जा रही है, किस तरह के हुकूक से औरतें महरूम हैं, उनको किस तरह की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि जुम्मे का बाबरकत दिन है, जुम्मे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम बात कर रहे हैं औरतों के हुकूक के बारे में। ऐसी कौन से हुकूक हैं जो औरतों को चाहिए, हुकूक के निस्वा होने के बावजूद, इंसानों के हुकूक होने के बावजूद औरतों को अलहदगी से कौन से ऐसे हुकूक चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा अहमद लेक्चरार है DHA सुपा यूनिवर्सिटी से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आई। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि हुकूक के निस्वा होने के बावजूद औरतों के ऐसे कौन से हुकूक है, ऐसी उनकी कौन सी डिमांड्स है जो औरत मार्च करने के लिए निकल पड़ती हैं, सड़कों पे अपने हुकूक मांग रही होती हैं, ऐसे कौन से हुकूक हैं जो उनको चाहिए। अच्छा निदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और एक बहुत अहम मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज, क्योंकि आपको पता है कि 8 मार्च भी काफ़ी करीब है, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाएगा। सवाल जो है आपका बहुत अहम इस लिहाज से है कि जब इंसानी हुकूक मौजूद हैं, उनके बारे में बात की जाती है, तो इंसान में ख़वातीन और मर्द दोनों ही शामिल हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के हुकूक की बात करने की क्या ज़रूरत है, और यही सवाल है जिस पे बहुत बहस होती है कि ख़वातीन अगर अपने हक़ की बात करें तो उसको बहुत नेगेटिव समझा जाता है और शायद ये समझा जाता है कि बगावत की जा रही है माशरे के साथ। तो इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि देखें, ख़वातीन या किसी भी ऐसे ग्रुप या ऐसी कम्युनिटी की बात हमेशा जदीद दुनिया में ज़्यादा की जाती है कि जिनके हवाले से ऐसा डेटा मौजूद है कि जो ज़्यादा अंडर प्रिविलेज हैं, जो ज़्यादा वायलेंस या किसी ज़्यादती का शिकार हैं, और जो ख़ास तौर पे अपनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के जो एक रेस है उसके अंदर निस्बतन काफ़ी पीछे हैं या नाकाम हैं। तो इस वजह से कोशिश ये की जाती है कि हर उस ग्रुप को या हर उस इंडिविजुअल को अहमियत दी जाए, ज़्यादा ख़ास तौर पे उसके ऊपर काम किया जाए। देखिए, आप उसी के ऊपर मेहनत करते हैं ना कि जिसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, आप उसी के हक़ की बात करते हैं जिसको हक़ नहीं मिला हुआ होता। और अगर इस पर एक डिबेट ये भी हो जाती है कि हुकूक तो आप मैंशनड हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हो या आपका जो भी मज़हब है वो भी ज़ाहिर है इस हुकूक की बात कर रहा होता है, लेकिन मसला उधर होता है कि जब उन हुकूक को बाकायदा तौर पे प्रोवाइड ना किया जाए।
मेरा यही तो सवाल है, ऐसे कौन से, क्योंकि आप भी खवातीन हैं, मैं भी एक ज़ाहिर सी बात है खवातीन में शुमार हो जाती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। तो मेरी तो कोई इस तरह की कोई डिमांड्स नहीं है कि मुझे ये हुकूक मिलने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, कराची, स्पेशली कराची ऐसी सिटी में हम रहते हैं, उसके हमें इतना फ्रीडम है, इतनी आज़ादी है। उसके बाद ऐसी कौन सी आज़ादी, ऐसे कौन से हुकूक हैं, जो हक है वो जो चाहती हैं, हमें हर किस्म का हक मिला हुआ है, हम वालिदैन की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, घर की तरफ से, तो उनको ऐसे कौन से हक है जो चाहिए, ये मेरा आज का सवाल है। अच्छा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आप ये सारे दावे अपने बारे में कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में, अगर सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करें, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगी, हम सिर्फ अपनी सोसाइटी के हवाले से ही बात करते हैं। और मैं औरत मार्च के ऊपर बाद में आना चाहूँगी। पहले सिर्फ ख़वातीन के हुकूक़ या उनके साथ जो कुछ मुनासिब नहीं हो रहा उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो देखिए, हम जो हैं एक निस्बतन बेहतर सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हम शहरी इलाकों में रहते हैं, जहाँ तालीम का जो एक रेशो है, तनासुब जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत गांव और देहातों पे और छोटे कस्बों में रिहाइश पजीर है। तो हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर सकते कि अगर मुझे कोई फ्रीडम हासिल है तो मैं कहूँगी कि नहीं, बाकी सब सेट है और किसी को कोई मसला नहीं है। जब हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखते हैं तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान में तनासुब के हवाले से ख़वातीन 50% तकरीबन 49 पॉइंट समथिंग है, तो ज़ाहिर मैं 50 ही कहूँगी। आपकी आधी पॉपुलेशन ख़वातीन पे मबनी है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात किया जाए तो 40% पाकिस्तान में ख़वातीन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस से वो है जो घरों में होता है, इसमें वो डेटा इंक्लूडेड नहीं है जो कि वर्क प्लेस पर होता है, या फिर ऐसा डेटा भी नहीं है कि जो ख़वातीन अगर थोड़ा सा भी अपनी लाइफ को खुद सेट करना चाहे तो उनको माशरे की तरफ से जो रेजिस्टेंस मिलती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइट में देखना चाहिए। अगर ख़वातीन के हुकूक मुझे मिले हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जैसी किसी और औरत को जो कि किसी दूर दराज के इलाके में रह रही है और वो तादाद में भी ज़्यादा हैं, तो अगर वो ज़्यादा हैं तो उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या आप समझती हैं सिद्रा, आप मुझे बताएं, वो जो बीच में वो उस तरह के पम्फलेट्स लेके खड़ी हो गई, उन्होंने मतलब बाकायदा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मेरा डॉट डॉट मेरी मर्जी, इस तरह के उन्होंने जो नारे लगाए थे, बाकायदा इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें मुनासिब हैं। अगर आप किसी के हुकूक की बात कर रहे हैं तो आप वाकई उनके हुकूक की बात करें, ये ना कि जिस तरह से मैंने अभी डॉट डॉट करके टूट टूट करके मैंने जिक्र कर दिया, तो ये मुनासिब चीज़ है। नहीं, देखिए, मसला ये होता है कि हम ये तो कोई हुकूक नहीं है। नहीं, ये अपने आप की मतलब आप नुमाइश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, exactly. ठीक है। डिमांड में अगर हम कह सकते हैं कि शायद डिमांड इतनी गलत नहीं है, क्योंकि इसको बहुत फिलोसफिकली देखना पड़ता है कि क्या इसका बैकग्राउंड है। लेकिन मसला ये है कि जो तरीक़ेकार है ख़वातीन की तरफ से वो इतना मुनासिब नहीं होता है। अच्छा, वजह यह है कि हम इसके लिए तैयार भी नहीं हैं। आज़ादी हमारे लिए एक नई चीज़ है। हमारी जैसे एक बहुत ही फ्यूडल और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर बैठ के अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो पहले तो घरों में भी आप बात करें तो उस पर बड़ी डिबेट चढ़ जाती है, और कैसी आज़ादी चाहिए तुम्हें। और जब ये ख़वातीन बाकायदा पैम्फलेट्स और पोस्टर्स लेकर आती हैं जो कि काफ़ी ओपन होते हैं और इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, मुनासिब नहीं लग रहे होते, तो मेरा उन ख़वातीन से भी एक रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा कॉज है ख़वातीन के हुकूक के लिए, लेकिन इसको खुद से अच्छे से लेकर आए, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें कि जो घर में रहने वाली ख़वातीन है, कम से कम आपने देखा जो हमारे यहाँ जो हिजाब करने वाली ख़वातीन है, उन्होंने कितनी आवाज़ उठाई है उसके ऊपर कि ये किसी किस्म की कोई जो है आपको राइट्स नहीं है, आप इस तरह से अपने मतलब ये तो एक तरह से नुमाइश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, कोई घरेलू ख़वातीन उठ के उस प्रोटेस्ट में गई, कोई घरेलू ख़वातीन उसमें उठ के वो पोस्टर्स या पम्फलेट लेके वो बांट रही हैं, खड़ी हो रही है उस प्रोटेस्ट में, जो अपना पार्ट आप ज़्यादातर जो ख़वातीन या शुरका में मर्द हजरात भी थे, ज़्यादातर जिस सोशल इनकम क्लास के थे, उनका ये मसला नहीं है, उनका ज़ाती मसला नहीं है। तो इसलिए हमें लग रहा था शायद हम जैसे मिडिल क्लास या हमसे भी ज़्यादा जो लोअर क्लास लोगों का ये मसला ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं है। जैसे आपने कहा हिजाबी कोई ख़वातीन नहीं थी, या एक नॉर्मल पाकिस्तानी खातून जो थी वो मौजूद नहीं थी, एक चंद लोगों का ग्रुप था। बहुत से इस पर भी डिबेट है कि 40-50 औरतें जो है या उनके साथ कुछ मर्द हजरात भी हैं, वो कैसे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी कर सकते हैं, उनको कैसे ये हक़ है। लेकिन हम इस पर फिर, क्योंकि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है और आज़ादी राय के तहत उनको भी इजाज़त है कि वो अपना जिस तरीके से प्रोटेस्ट करें, लेकिन मुझे इसमें ये फ़ील होता है कि हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है और ना ही होंगे कि पाकिस्तान जैसे माशरे में, क्योंकि हम तो इस्लामिक रिपब्लिक हैं, कि हम ऐसी आज़ादी को अलाउ करने की कोशिश करें कि जो हमारी सोशो रिलीजियस वैल्यूज़ से क्लैश होता है।
यानी मज़हब जहाँ पे आपको जितनी रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है, आपको उसको तो फॉलो करना ही है ना। आप कोई सा भी वेस्टर्न मॉडल लेकर आ जाओ, आज आप ये डिमांड कर रहे हो जो कि आपने प्रोटेस्ट में देखा है, मैं भी मेंशन नहीं करना चाहूँगी, इतना मुनासिब नहीं है। तो जिस तरह की आज़ादी की वो बात कर रहे हैं, अगर हम कल्चरली भी हटा दें, लेकिन अगर सिर्फ हम रिलीजन की भी बात करते हैं तो आपका रिलीजन भी इस बारे में इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। मॉडेस्टी इज़ द बेस्ट, यू कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ। मॉडेस्टी ही तो, हया के अंदर ही तो आपका ईमान है। और ये बाय द वे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी अपने सारे व्यूअर्स के लिए भी, कि हया का जो पैरामीटर हम सेट करते हैं ना, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द वुमेन। मर्द का भी जो जेवर है या उसका भी आधा ईमान जो है वो हया में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है दाढ़ी रखें सुन्नत है, आप शलवार कमीज़ पहने टखने ऊपर, मतलब हमारे यहाँ के ख़वातीन जो है वो मर्दों की शाना बशाना चलना चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि एक ये भी पता है आपको, ये क़यामत से पहले ये सब चीज़ें, ये सब मंजर होगा कि औरतें जो है वो अपने हुकूक मांगेंगी। मतलब ऐसे कौन से हुकूक है, मुझे नहीं समझ आ रहा, जो आज उन वो हुकूक के लिए तरस रही हैं। ठीक है, आप आवाज़ उठा रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आपने बात की उसके लिए आप कर रही हैं, ठीक है वो आप करें, लेकिन इस तरह के ये हुकूक मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि औरत मार्च करीब है, तो मैंने कहा चले आज हम इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत तबसरा करें। हमने अच्छा किया, पहले से हम इस पे डिबेट शुरू कर देते हैं ताकि इस दफ़ा वो औरत मार्च अगर करें भी तो थोड़े से मुनासिब पोस्टर्स और डिमांड्स लेकर आएं। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ आज हमारे जितने भी नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो हमारी स्पेशली ख़वातीन है, क्योंकि इस तरह से मुझे लगता है जब औरतों की उसमें तबसरे होते हैं, कौन से हुकूक चाहिए, औरतें टॉक शोज़ में जाके बैठ रही हैं, वो औरत मार्च कर लेती हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर उनके जो जिस तरह की जो पोस्टर्स पे जो जिस किस्म के अल्फाज लिखे हुए होते हैं, उन चीज़ों को जब मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है, उनके ऊपर तबसरे किए जाते हैं, तो इसमें हमारे ऊपर ये सारी औरतों को एक तरह से मतलब बदनामी का बायस बन रही है ना। मतलब उसमें किसी को क्या पता किस घर की ख़वातीन, लेकिन सिर्फ उसमें ख़वातीन नाम मेंशन हो रहा है, तो इसमें हम सबकी तस्वीर, अगर वो ख़वातीन भी जो इस प्रोटेस्ट में अपना किरदार अदा करती है, तो आज अगर आप लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो इस बार अगर आप लोग प्रोटेस्ट करें तो महज़बाना तरीके से प्रोटेस्ट करें। औरतों को औरत अपने आप को महफूज कब समझती है? औरत को मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, औरत सिर्फ उस वक्त महफूज होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। आज ही मैं एक स्टडी पढ़ी थी जिसको मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर किया था, और उसमें ये था कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए हम बार बार कहते हैं कैसी आज़ादी, कैसे हुकूक हमेशा आपकी इकोनॉमिक और सोशल जो एक प्रॉस्पेरिटी है उससे रिलेटेड होता है। पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत का सेक्टर, आपको पता है कि 70% तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रो बेस्ड है, ज़राअत पे मबनी है। इससे रिलेटेड चाहे पोल्ट्री है, चाहे वो केटल फार्मिंग वगैरह है, तमाम इसी से को रिलेटेड प्रोफेशंस हैं या ऑक्यूपेशंस हैं बाय द वे। अच्छा, ख़वातीन जो हैं हमारे पूरे ज़राअत का जो एक सेक्टर है उसमें 60% लेबर फोर्स है, 60%, ठीक है। यानी 40% मर्द हजरात है। जब हम किसान भाइयों को सलाम पेश करते हैं, कभी किसान बहनों को सलाम पेश किया? हम तो काउंट भी नहीं करते। अच्छा, इसमें नुकसान क्या होता है उन ख़वातीन का, क्योंकि वो घर की ख़वातीन है, वो लेबर है अपनी खेत खलियानों के अंदर, उनको पूरी उजरत कभी भी उसकी नहीं दी जाती। जब उजरत पेमेंट की टाइम आता है तो मर्द सामने आता है, बाप भाई या शौहर जो भी, और वो औरत के बिहाफ में पैसा रिसीव करता है। यानी कि उसकी पूरे महीने की जो पे मेहनत होती है खेतों के ऊपर, या इवन कि अगर वो गल्ला और सारी चीज़ों की निगरानी कर रही है, आपको पता है कि जानवरों को संभालना, उनकी सारी परवरिश, एक छोटे बच्चे से लेके बड़ा कर देना उसको, फिर उसकी आपको पता है कि लाखों रुपए के जानवर भी बिकते हैं, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए। हम कभी इन बारे में नहीं सोचते कि उन ख़वातीन को उजरत क्यों नहीं दी जाती है। हम तो छोटी सी भी कहीं जॉब करते हैं शहरों के अंदर, हम कहते हैं भाई स्केल बताओ, सैलरी स्केल बताओ, लेकिन ये सवाल वो लोग नहीं करती हैं जो कि अक्सरियत में है। और अक्सरियत में होते हुए भी 60% लेबर फोर्स ख़वातीन हैं जिनको कोई उजरत नहीं दी जाती, उनको रजिस्टर ही नहीं किया जाता, आपने कि उनको काउंट ही नहीं किया जाता। मतलब वो कहाँ पर उनकी जो सारी महीने की मेहनत है वो तो उनके घर के मर्द आके ले जाते हैं, और उनको तो किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, और वो काफ़ी शदीद डोमेस्टिक वायलेंस का उस वक्त भी शिकार होती है अगर वो इसमें पैसा मांगे कि मेरी उजरत में से मुझे हिस्सा दो या मेरी विरासत में से मुझे हिस्सा दो। तो इसके ऊपर हमें जो औरत मार्च वाली ख़वातीन है, मुझे लगता है कि उनको इस बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए कि इस तरह की ख़वातीन जो कि अक्सरियत में है, ये राइट है, ये उनका राइट है, उनको आप हाईलाइट करें, इस तरह की आवाज़ें आप उठाएं, हर प्लेटफॉर्म पे जाए तो सब उनका साथ देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वो जिस तरह की औरत मार्च करती है ना, तो वो बिल्कुल गैर मुनासिब है। वो एक अलग चीज़ है, मैं आप समझे कि वो वेस्टर्न मॉडल है। आप उसको अगर अपनाएंगे तो आपका वैसे ही आपका माशरा देखें बहुत तरफ कोलैप्स की तरफ जा रहा है। हमारी सोशल वैल्यूज़ चेंज हो रही है ना वक्त के साथ। अगर हमने इसमें से ये एलिमेंट हटा दिया, मर्द और औरत की कोई जंग नहीं है। मर्द और औरत अगर एक जैसे बराबर की बात करते हैं तो इसमें कोई जंग की बात तो नहीं। बराबर का मतलब है कि इक्वल डिग्निटी, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़,
इस पे क्या हर्ज है। लेकिन अगर जो औरत इसकी बात करना चाहती है तो उसको कह दिया जाता है कि बागी है या बाकी औरतों को भी बागी बना रही है। इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। बहस उसमें होनी चाहिए जब आपके सोशल वैल्यूज़ हैं या रिलीजियस वैल्यूज़ जहाँ पे वायलेट हो रही हों, चाहे वो मर्द हजरात कर रहे हों, चाहे वो ख़वातीन कर रही हों, दोनों को डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक का। सोशल मीडिया पे बनने वाले बहन भाई क्या वाकई एहतराम का उनका रिश्ता होता है जो सोशल मीडिया पे बहन भाई बन जाते हैं? वाकई अच्छा। आपको लगता है कि वो लॉन्ग टर्म वो रिलेशन चलता है, वो वाकई उसी तरह से उनको अपनी सगी बहन और उसी तरह से वो एहतराम उनको दिया जाता ख़वातीन है? को जी। देखिए, वैसे भी अगर आप रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन तो इस तरह की बहन भाई, मुँह बोले भाई वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट, मुँह बोली बहन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए ख़ास तौर पे ये आयत नाजिल की थी। उसके बाद ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली डिफ़ाइन हो गई थी कि इन रिश्तों की कोई हुर्मत नहीं है, मुँह बोले, ठीक है। तो ये हम सारे के ऊपर भी लागू है। देखिए, बात ये होती है कि जो आपका सगा भाई है या सगी बहन है, क्योंकि वो आपके ब्लड से रिलेटेड हैं और उनकी एक हुर्मत है उस रिश्ते की, तो वो ही आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, चाहे बहन भाई को दे या भाई बहन को दे। और इसी तरह वो ही आपको माशरे में एक पहचान दे सकते हैं। बाकी आप कितना भी कहना चाहें कि हम बहन भाई हैं, आपको ओपनली बात कर देना चाहिए, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर वेरी गुड इंडिविजुअल्स टुगेदर, वी वांट टू लिव एंड एंजॉय द लाइफ टुगेदर। इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में मुनाफिकत है। ये ज़्यादा बेहतर है वो रिश्ते बहन भाई और फिर ये चीज़ें मुझे भी समझ हाँ, नहीं ये आती कवर अप आपको। करने के लिए, और क्योंकि बाद में आपको पता है कि मर्द और औरत का जो भी इस तरह का रिलेशनशिप होता है वो आगे जाके कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो ट्रांसफॉर्म हो जाता जाता है। है, हाँ, कन्वर्ट बिल्कुल हो सही जाता कहा है। आपने। अच्छा, ख़वातीन जो है काफ़ी शिकायत करती हैं हमें मर्दों के साथ सफ़र नहीं करना, तो क्या आपको लगता है ये ख़वातीन के लिए अलग से कोई ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना चाहिए। अब अभी तक देखें, जो हमारे कराची से शहर की मैं खास तौर बात करूँगी, अब तो माशाल्लाह हमारे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर सब जगह अच्छी अच्छी ट्रांसपोर्ट चल रही है। कराची बहुत ज़्यादा ज़्यादती का शिकार है। लेकिन मैं जब बचपन से ज़ाहिर है हम लोग भी बसेस में सफ़र करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो मिनी बसेस हों, चाहे वो बड़ी वाली बसेस हों। ख़वातीन का आपने सेक्शन हमेशा देखा है कि 60-40%, 60% फॉर मेल पैसेंजर्स एंड 40% फॉर फीमेल पैसेंजर्स। अब क्योंकि ख़वातीन भी उतनी ही तादाद में शहरों में ख़ास तौर जी पे हाँ। जॉब्स के लिए निकल रही हैं और बहुत सारे कामों के लिए बाहर निकल रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट उनके लिए अलग से, अगर वो चाहती हैं, इवन अगर मर्द भी चाहता है ना कि भाई मैं किसी खातून के साथ सफ़र नहीं करना चाहता, बहुत सारे मर्द इस मामले में बड़े केयरफुल होते हैं। वो अपना ऑफिस में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पे 2 ख़वातीन के साथ एक मर्द को बैठा दो तो वो कहता है कि भाई मुझे अलग क्यूबिकल दे दो या कोई थोड़ी डिस्टेंट होनी चाहिए सीटिंग। तो ये उनका भी राइट है कि अगर वो कहते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है, ख़वातीन का भी राइट है। बिल्कुल ठीक का। ज़रूरी नहीं है हर मर्द एक जैसा हो। बहुत हाँ, सारे मर्द बहुत होते हज़रात हैं, होते हैं बहुत जो वाकई केयरफुल होते ख़ानदानी हैं। और औरतों की इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। हुकूक़ निस्वा से क्या मुराद है? मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखिए, ख़वातीन का जो हुकूक है ना, वो वही हुकूक हैं जो मर्दों के हुकूक हैं। बस उनको अलहदा से बताने की इसलिए ज़रूरत है कि ये माशरे का वो हिस्सा हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जो कि 40% ख़वातीन अगर ग्लोबली हम देखें तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। इसके साथ तकरीबन 40-50% जो हैं वो जब वर्क प्लेस पे जाती हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती हैं। आम तौर पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि ख़वातीन को जॉब पे प्रेफरेंस दी जाती है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट सेट है, इस पे काफ़ी डिबेट होती है ना, क्योंकि मुझे इतनी मैंने जॉब्स की हैं, मुझे कभी इस बेसिस पे कोई प्रेफरेंस नहीं मिला कि मैं एक खातून हूँ या मैं थोड़ी बहुत अगर गुड लुकिंग है तो इस वजह से मुझे जॉब मिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तो ये कार्ड खेलना मर्दों को छोड़ देना चाहिए। मर्द बड़े इसमें ना विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमें जो है वो पीछे किया जा रहा है। ख़वातीन ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं। ख़वातीन जो जॉब करती हैं पूरा कैसे कहते हैं जिगर मार के करती हैं। तो ये बात तो हकीकत है, उनकी जॉब हाँ, ज़्यादा टफ होती है। आपने बाहर को भी हाँ, देखना है, घर पे भी फैमिली को भी देखना है, घर भी संभालना है, सब चीज़ें एग्जैक्टली। मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाए। और मुझे लगता है कि कोई औरत खुशी से नहीं करती है, कोई ना कोई नहीं, उसके अगर पीछे कोई खुशी से कर भी रही है तो मेहनत तो वो करती है। बिल्कुल, ये बात अगर तो वो है मजबूरी खैर। में कर रही है तो भी वो मेहनत करती है, क्योंकि ये शायद हमारा इस पे स्टडीज़ हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जब आपके प्रोग्राम में आई थी मैंने काफ़ी स्टडीज़ आपसे शेयर की थी, इस पे जी। भी स्टडीज़ हैं। एक तो ये कि जहाँ ख़वातीन को एम्प्लॉय किया जाता है वहाँ पे एफिशिएंसी लेवल ख़वातीन की वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ती है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे मर्दों का एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है। जी हाँ। तो इसको खास तौर पे इंडक्ट किया जाता है कि अगर कोई बहुत ही रूखी सूखी टाइप की जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे 2-4 ख़वातीन को इंडक्ट इसलिए किया जाता है ताकि मर्दों का भी जॉब के अंदर इंटरेस्ट हो, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर आप दोनों जेंडर्स एक साथ काम करते हैं तो दे विल बी बिहेविंग मच बेटर इन अ मच बेटर वे। तो ये एक नेचुरली है, तो इसको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत होती है। तो मर्दों को लगता है यार ये तो प्योर हमारी फील्ड थी, अब जहाज़ उड़ाना औरत की क्या फील्ड ही नहीं है, यहाँ क्यों आ रही हैं। इंजीनियरिंग के ऊपर बड़ी बात होती है ना कि एनडी यूनिवर्सिटी में लड़कियों का क्या काम है, वो सीट्स ज़ाया करती हैं। तो लड़कों का भी अगर देखा जाए तो सीट्स तो वो भी ज़ाया कर सकते हैं अगर वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब नहीं कर रहे। तो जॉब
सीट तो उनकी उस वक्त भी ज़ाया होती ना। अगर बिल्कुल आप ठीक बन है। गए इंजीनियर, आपने बीई कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लिया, कंप्यूटर्स में कर लिया, हो सकता है आपने कभी रेलिवेंट जॉब ही ना की हो, तो सीट तो आपने भी ज़ाया की है। लेकिन ख़वातीन को या लड़कियों को इस मामले में टारगेट करना ये अच्छा नहीं होता। उनका मेरिट था, उनकी कैपेसिटी थी, उन्होंने टेस्ट पास किया, उनको सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। औरत मार्च के हवाले से हम बात करेंगे, क्या औरतों के ऐसे कौन से हुकूक हैं और क्या उनके वो चाहती हैं, इसके पर हम सिदरा से गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, औरत मार्च करीब है। औरतों के ऐसे कौन से हुकूक हैं जो ख़वातीन चाहती हैं उनको वो हुकूक दिए जाएं, उनकी नुमाइंदगी की जाए। सिद्रा, क्या आपको लगता है जो औरतों के जो हुकूक हैं उस पर मर्दों का कोई अपना, उनको अपना पार्ट अदा करना चाहिए, उनको भी अपना कोई किरदार अदा करना चाहिए उनके हुकूक दिलाने में? देखिए, पाकिस्तान में तो सारा किरदार ही मर्दों का है। आज आप या मैं इधर बैठे हुए हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे घर के मर्दों का है, ख़ासतौर हमारी इमीडिएट फैमिली का, कि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया और इतना फ्रीडम दिया, क्योंकि है तो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पूरी दुनिया पेट्रियार्कल सोसाइटी ना, जिसे हम कहते हैं कि पिदराना एक निज़ाम है, ठीक है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हुए, कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर रहते हुए, अगर तो हमारे घर के मर्द हमें वैसे सपोर्ट और फ्रीडम नहीं देते और इतनी ही हमारी ज़ात को अहमियत नहीं देते जितनी अपनी देते हैं, अपनी प्रोग्रेस और अपनी तरक्की के हवाले से, तो ज़ाहिर हम भी नहीं कर पाते। पाकिस्तानी मर्दों के लिए ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इस हकीकत को अब मान लें कि जो माशी जद्दोजहद है ना, ये अब अकेले मर्दों की बस की बात रही नहीं है। ये एक फ़ैक्ट है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से महंगाई और सारी चीज़ों का आपको पता है कि एक तूफ़ान है, इसमें एक अकेले मर्द के ऊपर ये एक ज़रूरत से ज़्यादा भारी ज़िम्मेदारी है। तो उस सूरत में अगर वो अपने घर की औरत को भी वैसे ही ट्रस्ट करके मुख्तलिफ़ जॉब्स या बिजनेसेस के लिए, चाहे वो घर पे, अब तो कितनी सहूलत है, आपके लिए कोई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि यूर वुमन इज़ इनसिक्योर आउटसाइड होम, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि घर से कोई बिज़नेस करो, पढ़ी लिखी हो तो ट्यूशन्स कर सकती हो, पढ़ी लिखी हो तो घर में कोई अकेडमी चला सकती हो। देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी आइडियाज़, लेकिन इसके लिए इजाज़त तो आपको बहरहाल लेनी ही पड़ेगी। और ये खूबसूरती भी हमारे माशरे की, कि हमारे माशरा जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है कि अगर आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, घर वाले या दस्तरखान पे बैठ के बात हो रही है और घर के मसाइल को डिस्कस किया जा रहा है, वहाँ पे बाप और भाई से इस बारे में डिस्कस किया जा रहा है, क्या हम भी कोई किरदार अदा करें आपका बोझ बांटने के लिए या घर को मतलब घर में खुशहाली लाने के लिए? वाई नॉट, क्योंकि आपको तो उतनी ही गट्स दिए गए हैं, टैलेंट दिया गया है, आप इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? और इससे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आपका भाई या आपका शौहर या आपका बाप जो है वो इस बात को माने भी और इसमें कहे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी करना चाह रही हो करो। अब आपको अपनी तरबियत पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपने जितनी अच्छी तरबियत बेटे की दी है कि वो बाहर निकल के ख़राब नहीं होगा, तब बेटी कैसे ख़राब हो जाएगी? बिल्कुल, ये बहुत अहम आपने बात की है, बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जितना आप बेटे के ऊपर ट्रस्ट करते हो उतना ही बेटी के ऊपर ट्रस्ट करें। कि अगर वो आप चाहते हैं कि वो भी ज़िंदगी माशरे के साथ जिए, माशरे के मतलब शाना बशाना खड़े हो, उनको फेस कर सके। बहुत सारी ख़वातीन होती है जिनमें एहसास कमतरी हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरे ख्याल से यही वो सारी वजूहत होती हैं जो उनके घर वाले उनको दबा के रखते हैं। लेकिन ये हम ये मतलब उनका हुकूक नहीं है, ये मतलब ये घर वाले भी उनकी सेफ साइड देखते हुए वो करते हैं, क्योंकि माशरे की वजह से माशरा बहुत ज़्यादा माशरा तो निदा मैं और आप मिलके बना रहे हैं ना। देखो, मैं बहुत सारी जगह पे अब ये डिबेट भी शुरू हो गई है कि आप अपनी बेटी को तो बहुत सारी गाइडलाइंस दे के निकालते हो, घर से बाहर यहाँ नहीं जाना, इससे नहीं मिलना। इतनी ही आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अपने बेटे को दे देना, तो वो सारे मर्द जो आपको तंग कर रहे होते हैं, वो सारे मर्द पहले से ट्रेंड होंगे, पहले से तरबियत याफ्ता होंगे, तो वो निकलेंगे नहीं किसी और दूसरी औरत को तंग करने के लिए। देखिए, हरासमेंट जो होती है ना, या हरासमेंट है या वैसे भी किसी को ज़्यादा स्टेयर करना, घूर के देखना वाला, हम तो इसको बहुत आम सी बात समझते हैं। लेकिन कनाडा में अगर आपने किसी औरत को घूर के भी देख लिया ना स्टेयरिंग पे ऊपर, और उसने पुलिस में शिकायत कर दी, तो आपको जेल हो सकती है। तो हमारे भी आप अगर मैं साइबर क्राइम जो है इतना हमें पता नहीं हमारे पास लॉ है, डिपार्टमेंट है, उसमें हर तरह के आपके पास राइट्स है। अगर आपने राइट्स की बात करनी है तो आप जाएं वहाँ पे जाके उनसे पूछें औरतों के राइट्स क्या हैं, औरतों के हुकूक क्या हैं। आपको फिर आप किसी किस्म के हुकूक की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देखने पे, यहाँ पे आपने किसी से जोर से बात कर दी, उस पर आपको मतलब
मतलब सज़ा हो सकती है। हर तरह की औरतों के पास हुकूक है, उसके बावजूद औरतें हुकूक देखिए माँगती हैं। मुझे बहुत हैरत होती नहीं, है। हुकूक मांगना कोई गलत नहीं है। अगर नहीं, कौन से हुकूक देखिए मैं चाहिए? एक बात बताऊँ, ये तो औरत तो आप इंसान। औरत हैं, मैं औरत हूँ। आप हाँ, मुझे बताएँ आपको ऐसे कौन से राइट्स मैं चाहिए? पर्सनल तो बात ही नहीं करूँगी ना। देखो मैं या आप अगर 1-2 हम कितने फ़ीसद हैं जो मुतमईन है कि हमें बहुत हुकूक हासिल हैं और हम इस पे सैटिस्फाइड भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, वी फील क्वाइट हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। अबाउट इट। लेकिन अब जब परसेंटेजेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है जो ख़वातीन के ऊपर मबनी है और उसमें से भी अक्सरियत जो है उनको फंडामेंटल हुकूक यही होते हैं ना, आपकी मेहनत का आपको उजरत या जो भी कमाई है वो आपका हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीशंस, मैं अपना फ़ैसला खुद कर सकती हूँ कि अल्लाह ने मुझे अकल नहीं दी या अल्लाह ने मुझे जो अकल दी है वो किसी लिहाज से कमतर करके दी है। अल्लाह ताला ने कहीं पे भी नहीं कहा कि इल्म हासिल करो ए मोमिन मर्दों, इल्म हासिल करो हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये फ़र्ज़ है। तो क्या इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि उसको ज़ाया कर दिया जाए घरों में बैठ के या फिर उसको इस्तेमाल प्रोडक्टिवली ना करें, कंस्ट्रक्टिवली ना करें? तो फिर उस इल्म का जिसके लिए आपका मज़हब आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और बाकायदा आपको हुक्म दे रहा है कि फ़र्ज़ियत है इसके लिए, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? कभी हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? इसमें कोई ये हर्ज नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तो हम सबको हासिल करना चाहिए, उससे शऊर आता है आपको। हाँ। मतलब दुनिया के साथ रहना आता है, बातचीत करनी आती है। तो हर बच्चे को, औरत को, चाहे जितनी भी उम्र आपको इल्म हासिल करने में हाँ, लगे, इल्म तो आपको हासिल करना इल्म चाहिए। हासिल करें और फिर इसको अप्लाई भी करें, क्योंकि वो इल्म जिसका फ़ायदा ना उठाया गया हो वो इल्म आपके लिए वबाल बन जाएगा आखिरत में, क्योंकि आपने उस इल्म को इस्तेमाल, आपके पास इल्म है जभी तो आप आज यहाँ बैठी हुई हैं, मेरे पास इल्म है जभी तो मैं बात कर रही हूँ। अगर ये इल्म को मैं इस्तेमाल नहीं करती तो मेरे उस इल्म का किसी को क्या फ़ायदा होता? हो सकता है हमारी बातचीत से कई लोगों की जहन बदल जाए, कई लोग इस बारे में औरतों पर एतबार करने लगे कि मैंने अपनी बहन या बेटी के ऊपर जो ट्रस्ट किया है वो उसको कभी ब्रेक नहीं करेगी, जैसे मैं खुद नहीं करूँगा। ठीक है, आंसरेबल तो वो भी है ना जो सही। आपको कह रहा है कि तुम घर बैठो, तो वो बाहर निकल के अगर किसी को तंग या परेशान कर रहा है तो वो कैसे जस्टिफाई होता? ठीक है, इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है? इस्लाम में तो औरत का बेहतरीन मुकाम है। मुझे तो लगता है कि हालांकि मुझे ये है कि बाकी कोई मज़हब मानने वाले जो हैं वो उसको बुरा ना माने लेकिन इस्लाम एक मॉडर्न रिलीजन है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो यंगेस्ट रिलीजन है डिवाइन रिलीजन्स के अंदर वो इस्लाम है। तो इस्लाम ने तो ख़वातीन को डे वन से जो है कि अहमियत बता दी, कैसे कि हम कहते हैं कि औरत की गवाही जो है वो 2 औरतों की होगी तो मानी जाएगी, एक अकेली औरत की गवाही की कोई हैसियत नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई थी और सबसे पहली गवाही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने दी थी, क्या उस उम्मुल मोमिनीन ने दी थी? क्या उस वक्त किसी मर्द ने या किसी माशरे के उस वक्त के किसी ने इस बात पे एतराज़ उठाया था कि ये तो औरत की गवाही है, इस पर कोई हम नहीं मानते? कोई मर्द मानेगा, कोई गवाही देगा तो हम आपको रसूल मानेंगे। अच्छा। तो औरत की गवाही की वही अहमियत और हुर्मत है जो मर्द की है, और क्या उसके लिए आप इससे डिग्निटी मतलब महसूस कर सकते हो या जान सकते हो कि औरत की क्या डिग्निटी और क्या मुकाम है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला जो है वो एक वर्किंग वूमन थी, बिज़नेस वूमन थी, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इबादत के लिए, मेडिटेशन के लिए गारे हिरा में जब मुक़ीम होते थे तो आपने कभी इस बारे में सोचा कि उनके घर के अखराजात कैसे चलते थे? उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के, और जब भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना ज़्यादा उनको चाहा, उनकी सपोर्ट, उनकी एम्पैथी की वजह से, और जिस तरह उन्होंने पूरा का पूरा एक कॉज के लिए उसको साथ दिया। देखिए आप हज़रत नूह अलैहि सलाम की वाइफ ने उनका साथ नहीं दिया और इसी वजह से वो तूफ़ान नूह का शिकार हो गई हो क्योंकि वो मुशरिका थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकाम हज़रत खदीजा को दिया है बाकी सारी वाइफ्स में, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से बड़ी इस पे बात भी होती थी और वो एक दफ़ा उन्होंने कह दिया था कि अच्छा वो बूढ़ी औरत, क्योंकि वो यंग थी और वो इस तरह की बात कर सकती थी, एज डिफरेंस भी था और हज़रत आयशा वॉज़ वेरी यंग एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बुरा बनाया था और उन्होंने कहा था कि आयशा तुमने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, उसने उस वक्त मुझ पर यकीन किया था जब कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था। तो ये है औरत की डिग्निटी। इस्लाम तो ये डिग्निफाई करता है औरत को। आज हम औरत को मामलात में शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें अकल नहीं है। हम कैटेगोरिकली कह देते हैं कि ये तो नाक़िसुल अक़ल है। अगर नाक़िसुल अक़ल थी तो फिर पैगम्बरों की परवरिश उसके हाथ में क्यों दे दी गई? और सही। गवाही जो है हज़रत खदीजा से पहली दफ़ा क्यों दिलवाई? और मतलब माँ के पैरों पैरों तले में जन्नत जन्नत है। है। हाँ, ये सबसे बड़ा आपकी मुकाम, ये सक्सेस देखें। उस वक्त है, मुसलमानों के लिए तो ख़ास तौर पे कहा गया कि आपकी सक्सेस उस वक्त है कि जब तुम्हारे वालिदैन, लेकिन ख़ास तौर पे तुम्हारी माँ तुमसे खुश होगी। तो इससे बढ़ के आपको अगर औरत का एहतराम किसी और मज़हब में नज़र आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल, मैं इसके बारे में बड़ी
फर्म हूँ कि इस्लाम ने तो औरत को बहुत ज़्यादा एम्पावर देखने की कोशिश की है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला का ज़माना दुनिया की बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें, लॉ बिल्कुल। मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम के अंदर अदल व इंसाफ का निज़ाम जो था, निज़ाम फ़ारूक़ी जिसको दुनिया मिसाल देती है, सोशल वेलफेयर सिस्टम हज़रत उमर फ़ारूक ने अपना इस्टेब्लिश किया। मदीना की रियासत को मदीना की रियासत जो सही सेंस में हज़रत उमर फ़ारूक ने बनाया है, उनकी टीम के अंदर, गवर्नर्स की टीम के अंदर, जो सॉरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के अंदर ख़वातीन भी शामिल थी। और एक खातून सहाबा जो थी वो तो सहाबिया जो थी वो मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हेड थी, यानी मार्केट के अंदर वो सर्वेस करती थी, प्राइस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। आज हम लोग तो शॉपिंग करने अगर जाते हैं तो हम अपने आप को इतना ढका छुपा के जाते हैं कि कोई छेड़ ना दे, कोई तंग ना कर दे। वो बीच मार्केट में खड़े होकर मर्दों जितने भी सेलर्स होते थे उन तमाम को सर्वे और विज़िट करती थी कि कहीं कोई जो है वो प्राइस हाइक तो नहीं है, ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा और मिलावट तो नहीं कर रहा। ये काम उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक ने उनके ऊपर ट्रस्ट करके दिया ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सिद्रा। उस वक्त की औरतें, उनका एक मुकाम अलग था। खैर औरतों का मुकाम आज भी है, नहीं, ऐसी इस्लाम बात ने जो भी नहीं है। करके दिखाया है वो इसी वजह जो से भी दिखाया है। मतलब जैसे भी है, इट्स फॉर लेकिन कुछ एवर। हमारी अपनी खवातीन की भी गलतियां हाँ, हैं। वो है, उस वो वक्त की है। वो बाकायदा जाती थी तो वो अपने आप को पूरा कवर्ड करके जाती हाँ। थी। हमारे ये खवातीन का अब जो उस तरह का वो रहा नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी एक मेरा सवाल है, क्योंकि मुझे जब हम प्रोग्राम करते तो हम लोगों से टॉपिक डिस्कस भी कर रहे होते हैं, तो मुझे ये कहा गया था कि ये सवाल भी आप इसको हाईलाइट करें। जो खवातीन हिजाब पहनकर जॉब्स करती हैं, उनको जॉब करने मुश्किलात काफ़ी फेस करनी पड़ती है। हाँ, मैं इसको काफ़ी सही समझती हूँ। हिजाब तो चलें फिर भी चल जाता है, नकाब वालियों को तो बहुत मुश्किल होती है। नहीं, क्यों ऐसा, क्या वजह? ये तो इस्लाम, ये तो फ़र्ज़ है। देखिए, अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में से जाते हैं, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा बड़ा मुनाफ़िकाना रवैया। एक तरफ से हम कहते हैं कवर रहो, छुप के रहो, औरत तो पर्दे में अच्छी लगती है। वही औरत जॉब करने पर्दे में चली जाएगी तो आप उसको हटा दोगे, आप उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहोगे और बता भी दोगे। मैं इसमें आपको एक वाक़या जो है 3 साल या 4 साल पुराना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक सॉफ्टवेयर हाउस जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ उनको सॉफ्टवेयर्स बना के प्रोवाइड करते थे, वहाँ पे एक लड़की जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी एंड शी वाज वेरी मच क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब। तो अच्छा। उसने और उसकी दोस्त ने, दोनों ने एक साथ अप्लाई किया। दोस्त का सिलेक्शन हो गया और उसका सिलेक्शन होने के बाद मना हो गया। तो जब उसने एचआर में कॉल की कि मुझे तो पहले तो आपने कह दिया था कि आप जॉब के लिए सेलेक्टेड हैं, अब क्या मसला है? तो उसने कहा कि इस बारे में हम आपको बता नहीं सकते, ये हमारे जो हेड हैं उनका फ़ैसला है। तो उसने कहा कि मैं आप मुझसे मेरी मुलाकात करवाएं। फिर उनसे मुलाकात में उस जो हेड है उन्होंने बिल्कुल साफ अंदाज में कहा कि क्योंकि हम फॉरेनर्स के साथ डील कर रहे हैं और वो अक्सर विजिट्स पे भी आते हैं, तो हम किसी हिजाब वाली लड़की को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते। अब आप सोचेंगे एक बंदी जो इस कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर बना रही है, वो हिजाब पहने ना पहने से किसी को क्या फ़र्क पड़ सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है, इस पर बहुत रेज हुआ, फेसबुक के ऊपर बड़ी कैंपेन चली कि ऐसा कैसा हो सकता है। उन्होंने अपना फ़ैसला वापस भी लिया, लेकिन लड़की ने फिर वहाँ से मना किया कि ये इस तरह के माहौल में मैं काम नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी एक और पीएचडी डॉक्टर माशाल्लाह, उनको कई जगह पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वो क्योंकि नकाब करती हैं और स्टूडेंट से वो कैसे बात करेंगी, कम्युनिकेट करने के अंदर आपको फेस एक्सप्रेशन के साथ नज़र आना चाहिए। तो मेरा ख़्याल में अगर शी इज़ कम्पेटेंट इनफ, वो कर सकती हैं, तो उनको उनको भी इतना ही चांस मिलना चाहिए जितना एक नकाब या हिजाब ना करने वाली को मिल रहा है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। आपको कैसे पता कि अगर वो हिजाब करी है या नकाब करी है तो इस काबिल नहीं है कि वो अच्छी तरह पढ़ा सके या कोई जॉब कर सके। दिस इज़ वेरी ट्रू, आई रियली एग्री विद योर पॉइंट कि ऐसा होता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। खैर ये चीज़ तो गलत है, ज़ाहिर है। जब वो उन उसकी मजबूरी देखते हुए उसको मतलब जो मालिकाने जो बॉसेस है उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, जब आप वैसे तो आप लोग बड़ी हुकूक की बात करते हैं, हुकूक हाँ, लिबास की यही तो बात कर बात रहे है। होते हैं, लेकिन जब औरतें निकलती हैं तो उनको भी चाहिए उनको सपोर्ट करें। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल। बिल्कुल चाहूँगी कि अगर इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए औरतों को जो है औरत मार्च करनी चाहिए, तो इसमें कोई हाँ, बुराई नहीं ये है। ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स, इस तरह ये के बात है पॉइंट्स को करने हाईलाइट वाली। करें। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि औरत मार्च जो है मनाना बिल्कुल सही है या गलत है, तो आपने कहा कि इन पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करें तो एजेंडा ठीक है। चेंज तो कर दें। जिस हाँ हाँ, एजेंडा, बेसिकली बिल्कुल, एजेंडा हाँ। चेंज करना चाहिए। तो आपकी नज़र में जो औरत मार्च है ये मनाना बिल्कुल दुरुस्त है? औरत अगर अपने हुकूक के लिए बात करिए, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तरीक़ेकार सही होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और इसको चंद ख़वातीन जो कि बज़ाहिर आपकी
पाकिस्तानी अक्सरियत ख़वातीन के साथ उनका कोई रिलेशन लगता नहीं ना, वो हमें लगता है कोई अलग सी क्लास की ख़वातीन है जो शायद हमारी नुमाइंदगी नहीं करनी, हमारे मसाइल को नहीं। हमारे घरों में मेड्स जो काम करने वाली हैं कितना बुरा बदतरीन वायलेंस का शिकार होती हैं, और एसिड विक्टिम्स कितनी ख़वातीन के ऊपर। इस तरह के इशूज़ के ऊपर आप बात करें, अगर आप बात ही शुरू वो कर लेंगे एक अल्टीमेट फ्रीडम, और वो फ्रीडम भी ऐसी कि वो बिल्कुल वेस्ट में तो सूट करती है, हमारी सोसाइटी में अच्छी नहीं लगती। जब आप यहाँ से बात शुरू करोगे ना तो फिर आप क्रिटिसिज्म की जद में आओगे और फेल हो जाओगे। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि औरत मार्च आज तक कोई मसला हल कराने में कामयाब हुई, कि उन्होंने मसले पे फोकस ही नहीं किया। कह रहे हैं बस आज़ादी दे दो। आज़ादी देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आप उनको उनकी जायज़ जगह दिलवाने में मदद करें, चाहे वो घरों के अंदर हो, घरों से बाहर हो, सड़कों पे हो, कहीं पे भी हो। अच्छा, आज़ादी वो ख़वातीन मांगती हैं जो खुद आज़ाद है, उनको मतलब किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है घर से, ना शौहरों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, वालिदैन की तरफ किसी भी किस्म की नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये मसला है, जो हम जैसे ख़वातीन का मसला है, और अगर वो उनको चाहिए कि वो अपने प्लेटफॉर्म में हर तरह की ख़वातीन को शामिल करें, और फिर ये कहें कि देखें इनको ये नकाब वाली ख़वातीन है, इनको जॉब हासिल करने में वाकई मसला होता है, इनकी वॉइस बचानी चाहिए। इसके साथ आप ये कहें कि ये घरों में काम करने वाली मासियाँ हैं, इनके साथ बड़ा इनको कम पैसे दिए जाते हैं और घंटों काम कराया जाता है, घरों में अनसेफ हैं। हाँ, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए वो हर ग्रुप को आप जब शामिल करेंगे ना तो आपका प्लेटफॉर्म मजबूत होगा। बिल्कुल, मतलब आप चाहते हैं इस बार जो है वो नए पॉइंट्स के साथ जो है वो औरत मार्च मनाया जाए, और ये मतलब मेरी भी एक ख्वाहिश है कि अगर आप लोग औरत मार्च कर ही रहे हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से औरतों के पास सारे हुकूक है, सिर्फ जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक आज़ादी की आप मांग रहे हैं, तो ये चीज़ तो खैर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरत को बहुत आज़ाद छोड़ा गया है, औरत के ऊपर किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं लगाई हैं। हाँ, गाँव देहातों की एक बात अलग ज़ाहिर है, वो उनके कल्चर में आता है, तो इसको आप मतलब जो तशद्दुद हो रहा है, जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं, इस तरह की इन चीज़ों को आप हाईलाइट करते हुए औरत मार्च करें तो ज़्यादा बेहतर है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ फ्रेंड। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया था कि हम बात करेंगे औरतों को हुकूक के बारे में, ऐसे कौन से हुकूक हैं जो वो चाहती हैं, जो जब मार्च आता है तो वो औरत मार्च करने के लिए निकल पड़ती है रोडों पे और प्रोटेस्ट कर रही होती है, फिर उसी के उन्हीं को पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए मीडिया जो है उनके ऊपर तबसरे करते हैं। तो ऐसी कौन सी वजह बनती है जो वो तबसरे भी उन पर किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कौन सी आज़ादी जो उनको चाहिए। मेरे साथ मौजूद है हमारे एडवोकेट आसिया मुनीर, मैं उनको भी खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में, वो आए अपना कीमती वक्त निकाल के। साथ ही हमारे साथ सिद्रा भी मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जो है इस तरह के केसेस डील करती रहती हैं, औरतों के हवाले से ज़्यादा आप उनको उनके केसेस को डील करती है, ज़्यादती के केसेस को। तो सिंध में जो है ज़्यादती के केसेस के हवाले से आप हमें कुछ बताएँ। जैसे कि मेरा एक इदारा है जिसमें वॉर अगेंस्ट रेप है, और एक लीगल एड सेक्सुअल रेप्स विक्टिम एंड सेक्सुअल असॉल्ट के इदारा है जो कि सपोर्ट कर रहा था, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। तकरीबन मुझे 15 साल हो गए, तो इन केसेस को मैं बड़ा मतलब करीब से मैंने देखा है। और बच्चियों के साथ जो स्पेशली छोटी बच्चियां हैं, जिसमें मेरे पास जो केस चल रहा है वो 3.5 साल या 4 साल की बच्ची है, उसके साथ ज़्यादती की गई है नेबर ने। तो 3.5-4 साल की बच्ची से लेके तकरीबन 20 साल 25 साल, और एक केस ऐसा था कि वो 65 साल की उम्र की एक खातून थी, उनके साथ ज़्यादती की थी। तो जब हम उस केस के पे हमें कम्युनिटी ने, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है अवेयरनेस भी होता है, हम हर कम्युनिटी में जाके उन्हें बताते भी हैं कि भाई आपको अपने आप को, अगर कोई इस तरह का केस हो भी जाता है या किसी के साथ इंसिडेंट हो जाता है, तो अपने आप को किस तरह सेव किया जाता है। नहीं, आप बताएं, आप उस फाइट करें, फाइट करें, या अपने जो उनकी मतलब केस से रिलेटेड जो उसके कपड़े हैं और जहाँ उसके साथ ज़्यादती की गई है, जहाँ पे एविडेंस है, उसको आप किस तरह महफूज बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारा मतलब ऑडियंस को देखते हुए हम लोग अपने लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं। छोटे बच्चे तो उनके साथ उसी हिसाब से। तो तकरीबन मुझे इनको देखते हुए बड़ा एक अफसोस भी होता है कि एक छोटी बच्चियां हैं, उनको, क्योंकि बच्चियां सबकी होती हैं, सब चल रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन सा बंदा किसको किस नज़र से देख रहा होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं चाहूँगी सिंध में जो ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं उसमें योमिया, हफ्तावार और माहाना कितने केसेस रिकॉर्ड होते हैं, उसके बारे में आप हमें थोड़ी सी तफसील बताएं।
वैसे टोटल तो मैं बता सकती हूँ कि तकरीबन जो कोविड से पहले 370 380 के करीब होते थे, लेकिन अब उससे बढ़ चुके हैं ये केसेस। ऑल ओवर ऑलमोस्ट, सिंध? हाँ, ऑलमोस्ट 500 तकरीबन हो चुके हैं। और मेरे पास चूँकि एक इदारे की हैसियत से मेरे पास साल के अगर मैं 20 ले लूँ, 25 ले लूँ, 30 ले लूँ केसेस, लेकिन ये केसेस यहाँ पे रुकते नहीं हैं और ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसी हिसाब से जो है वो इन केसेस को हम देख रहे होते हैं। और कराची में तो कोई ऐसा है नहीं कि इनको इन केसेस पे कोई काम करे। अगर कोई केस होता है, जैसे अभी जो है मोटरवे वाला केस हुआ, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि हम लोग, हमारी एक्सपर्टीज़ है वॉर की, कि हम लोग रेप केसेस को देख रहे होते हैं और हमें मतलब क्लोजली चीज़ों का पता होता है, तो हमने उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और वकील से अगर बात करें तो वो इन चीज़ों पे पढ़ना ही नहीं चाहते कि नहीं ठीक है, हम बस फैमिली केसेस या इस तरह के केसेस पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम रेप केसेस पे बात नहीं कर सकते। और ना ही जो है मतलब वो चाहेंगे कि हम इस पे आगे उनको हेल्प करें या कुछ करें सही। केसेस के आप हवाले। मुझे ब्रेक से पहले आप डिस्कस करी थी एक केस, जो मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन से वो भी उनको भी अ, वो भी शेयर करें आप। जिस तरह से कहा कि ये केसेस कोई नोन मतलब अननोन बंदा नहीं होता है, हमारे ही अपने जान पहचान वाले होते हैं, हमारे अपने नेबर होते हैं, कोई क्लोज रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हमारी रूटीन पता होती है, वही ये जो है काम कर जाते हैं। जिस तरह से अभी मेरे पास केसेस चल रहे हैं, जिसमें एक बदीन से एक केस है जो कि मलिर कोर्ट में चल रहा है। एक बच्ची है जिसकी उम्र 11 से 12 साल है, और उसकी स्पीच मतलब उसको प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है कि हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसने अपनी, उसके साथ उसकी जहाँ वो उनका मालिक मकान था, उसके बेटे ने जिसकी उम्र 30 साल है, उसने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की, वॉशरूम में ले जाके उसके साथ ज़्यादती की, और उसकी बहुत बुरी हालत हो गई कि क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकती थी। इवन उसकी जो माँ थी, उसने ख़ुद उस बच्ची को जो है वहाँ से निकाला, क्योंकि उसकी थोड़ी दबी दबी चीख की आवाज़ है। उसने उस वॉशरूम से उसको निकाला, उसको कहा 10 रुपए देके, कहा किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा। वो उसकी जो मतलब इतना ब्लीडिंग हो रही थी उसको कि वो खुद वॉशरूम में गई बच्ची, उसने अपने कपड़े जो है वो एक मतलब बाल्टी में पानी में डाले, तो उसकी जब माँ वहाँ गई, देखा कि पूरा ब्लड ही ब्लड हो रहा है वॉशरूम के अंदर, तो फिर उसने अपनी बच्ची को चेक किया तो वो नीम बेहोशी की हालत में, और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट थी। तो ऐसे बच्चों को जिस पे हम थोड़ा सा उनके साथ उसको कोई प्रॉब्लम है कुछ, उन तक को नहीं छोड़ा है कि उसके साथ भी जाती हो गई। वो 12 साल की बच्ची, 11-12 साल की बच्ची, उसके साथ मतलब उसको देखो ना, उसको अगर वो बोल रही है कर रही, तो हम खुद उसका केस करने वाले, हमारे आंखों में आंसू आ गए कि वो किस तरह बता रही है अपनी, कि मेरी बाहें पकड़ी हुई, मुझे किस तरह से वो इशारों में कुछ कुछ टूटे टूटे अल्फाजों में वो बता रही है अपना पूरा केस, कि मेरे साथ ये सब हो चुका है, और नाम ले रही है बाकायदा कि आधा कि इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है। हम बात कर रहे हैं औरत मार्च के हवाले से, क्योंकि औरत मार्च करीब है। अभी सारी ख़वातीन जो है औरत मार्च करने के लिए रोड्स पर निकल पड़ेंगी और वो ये प्रोटेस्ट करेंगी, उनको अपने हुकूक चाहिए। तो क्या आप समझती हैं औरत मार्च जो है वो बेहतर है ख़वातीन के लिए? देखिए, ऐसे तो कोई अपने उसके हुकूक नहीं दिए जाते। वैसे भी जो है औरतों के अगर कोई बात की जाए तो बहुत उसको इजी लिया जाता है कि शायद इनके राइट्स जो हैं वो इतनी अहमियत नहीं रखते। पिछले दिनों जब ये यही औरत मार्च पे जो वर्डिंग जो आ रही थी कि प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है क्या है वो क्या है, तो मुझसे बहुत सारे कोर्ट के अंदर जो स्टाफ होता है उन्होंने भी मुझे बुला बुला के, क्योंकि उन्हें सबको पता है मैं इस तरह के केसेस कर रही होती हूँ, कि मैडम वो लिखा था वो क्या सही था, ये अल्फाज सही हैं, ये हैं वो। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, अगर कोई ऐसा वर्ड है भी ना, तो वो हर कोई इसके लिए अपने मतलब निकालता है हम्म। कि भाई अगर उसने लिखा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो जितने अपने हिसाब से वो जो है लिए उसने शायद इस व्यू में नहीं लिखा हो। उसने कहा कि भाई मैं जितने बच्चे पैदा करूं, मैं हद से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ, मेरी अपनी बॉडी मेरी है, कि मुझे पता है कि मैं 2 बच्चे पैदा कर सकती हूँ या 4 बच्चे पैदा कर सकती हूँ, उस हिसाब से ले लें आप उसको। सही। तो मतलब एक वर्ड होता है कि भाई ज़्यादा आप उसमें डीप में चले एक जाते डीप हैं। में चले जाते हो, और सही। उसको शायद इंजॉय करने के लिए
उसकी कि बार बार के ये क्यों हुआ, ये प्ले कार्ड यूँ क्यों था, ये प्ले कार्ड लेकिन उस ऐसे। पे जो जिस किस्म के स्केचेस बनाए गए थे, पिक्चर्स भी आपने देखा होगा वायरल हुई थी, तो वो सब मतलब बेहतर है आपकी नज़र में? नहीं वो बेहतर तो नहीं, देखिए इसमें और अब हम ये समझते हैं ना हर एक की अपनी सोच है, ठीक है। अब हम उस पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते हैं ना। अगर एक औरत मार्च है, आज़ादी है, औरत अगर सभी निकल गई हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना प्ले कार्ड उठाया हुआ है कि भाई अगर उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसकी सपोज़ उसकी हिस्ट्री जो है वो ऐसी रही है कि उसके साथ कोई मसले मसाइल हुए हैं, तो उसने अपने आप को वो किया है कि भाई मेरे साथ ये हुआ था, तो ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है। ये कुछ इंटरप्रिटेशन और एक्सप्रेशन का मसला है मसला, कि जी हम बिल्कुल जिस बिल्कुल इशू को लेकर आना चाह रहे हैं उसके लिए हमारी सोसाइटी अभी तैयार ही नहीं है उस पर बिल्कुल बात करना या उसको समझने के लिए। हम हर चीज़ को सटायर बना लेते हैं, मीम्स बना लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो एक डेप्थ होती है, जैसे आपने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इतना कंट्रोवर्शियल हुआ, इतना बहुत ज़्यादा आपकी ज़्यादा। सोच के ऊपर है। आप ये भी कह आपकी सकते थे कि एज एन इंडिविजुअल आपका अपनी ज़ात के ऊपर पूरा हक है। पूरा हक है, बिल्कुल, ये कहना ज़्यादा बेहतर था, वरना कि आप आप मेरा self जिस्म मेरी replace कर मर्जी, देते। उनका भी जिस्म उनका भी नहीं है और ना ही उनकी नहीं, मर्जी है, हाँ, जो वो तो सब कुछ करने वाला अल्लाह वो की अल्लाह ज़ात की है। ज़ात है, तो आप ये बेशक, कह ही नहीं बिल्कुल। सकते, ये अल्फाज इस्तेमाल करना ये नहीं, बहुत हाँ, मतलब अजीब ये था कि ये। हाँ ये हो सकता है कि अल्फाज के चुनाव में हाँ, जो है वो शायद ज़्यादा ही उसमें मॉडर्नाइज हो गया है वो मॉडर्नाइज चीज़। हो गए बिल्कुल। ठीक कह रही हैं आप। अंदरूनी सिंध में क्या आप समझते हैं कि ख़वातीन आज ही महफूज हैं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम लोग मीडिया से भी पता चल रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ हमारे अपने भी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें इस तरह के जो हाईलाइट हो रहे होते हैं कि अभी भी कुछ एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, और वो एक हमारे सोशल उसमें ग्रुप में चल रहा है, और बच्ची की उम्र भी 11-12 साल है, और उसको बहुत बुरी हालत है उस बच्ची की, और वही ब्लीडिंग स्टार्ट है। और लेकिन क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बच्चों की तस्वीरें दिखाना या बच्चों के बिल्कुल उसके के ना उसके पास ले जाके वीडियो बनाना, ये देखिए उसकी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ये उसके ये फ्यूचर चीज़ के गलत लिए बिल्कुल भी सही अच्छा नहीं है। हाँ। ठीक है, वैसे बच्ची उसके है, फ्यूचर वो वैसे एक मेंटल ट्रॉमा में चली ट्रॉमा गई में है, फैमिली है पूरी, उसकी आगे जो ज़िंदगी, उससे तो मर्दों से नफरत हो गई नफरत हो कि जाएगी मर्द इस ना। तरह के और जालिम सही, होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल यही होता है। और हमें एक ऐसे ही मेरा केस था जिसमें उसका अपना सगा बहनोई जो है उसके साथ उसने तकरीबन 4-5 साल की एज में उसके साथ ज़्यादती की थी, बेटी बना के लेके गया था, लेकिन उसके साथ वो कंटिन्यूसली ज़्यादती करता रहा। फिर उसने इतना मतलब वर्स्ट ये किया कि उसके साथ रेप किया, और उसकी जो है एक आंख ज़ाया कर दी, और एक जो है बाजू तोड़ दिया था उसका बच्ची का। और अपनी जो उसकी बहन थी अपनी बीवी को वो कोई मतलब रात में चाय में कुछ मिला के उसको नशा देता था, करता था कि वो बेखबर सोती थी, या उसकी कोई चीखे बच्ची की है उसको कुछ सुनाई नहीं होता था। सुबह में वो ज़ख्मी थोड़ा हालत में मिलती कि हाँ ये रात में गिर गई थी, ये हो गया था, मैंने इसको वॉश मतलब ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रीटमेंट कर दी। लेकिन हद से ज़्यादा जब हुआ, जब उसकी आँख ज़ाया हो गई, और वो और उसकी माँ को या उसकी फैमिली को भी नहीं बता रहे थे कि ये तो पड़ोसियों से पता चला कि आपकी बेटी को जो है वो हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल लेके गए हैं, और इस तरह वो फिर जब पहुंची फिर हमसे कांटेक्ट किया। तो बच्ची का मतलब कहने का मतलब है कि बच्ची ने ठीक है बहुत सफ़र किया, सब कुछ किया। जब उसकी शादी हुई, उसकी अपनी खाला के बेटे से शादी हुई, तो उस वक्त उसकी वो बिल्कुल स्टेबल थी। इतना पीरियड उसने जो गुजारा, तकरीबन वो 4 साल से 16 साल तक की में हुई, ठीक थी, हमारे पास आती भी थी, बड़ा उसको शौक़ था, एक दो फूड उसके बहुत फेवरेट थे, तो वो हमें आके कहती थी बाजी मुझे यही खाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग उसको करते थे। ईद पर हमने उसके लिए कपड़े वपड़े गिफ्ट वगैरह। तो जब उसकी शादी हुई ना, वो बैक उसी उसमें चली गई ट्रॉमा में, और बिल्कुल उसको फिट्स पड़ने लग गए, उसने सबको मारना पीटना शुरू कर दिया, वो उसकी वो चीज़ रिकॉल हो रिकॉल रही। हो गई है। और फिर उसने फर्स्ट नाइट जो थी उसने उसको जो है अपने मतलब इन लॉज में से सबको लड़ाई झगड़ा करके रात में ही निकल गई अपने घर के लिए। जैसे तैसे वो घर में पहुंची, उन्होंने फ़ोन कर दिया कि भाई वो निकल गई इस तरह। फिर हमारे पास अगले दिन कॉल आई कि भाई बच्ची जो है उसकी बहन ने फ़ोन किया कि इसका तो बहुत बुरा हाल है, हमने तो शादी कर दी थी, आप लोग भी सब खुश थे, और शादी हो गई थी, और ये हुआ इसका, अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ट्रीटमेंट मैं करवाऊँ मैं। ट्रीटमेंट कराऊं।
तो फिर हम लोगों ने जो है उसके लिए काफ़ी मतलब भाग दौड़ की, हॉस्पिटल देखे जहाँ पे इसका हो गया इलाज। लेकिन कुछ ऐसे मतलब चैरिटी हॉस्पिटल थे, उन्होंने कहा कि ये डिसेबल है, इसकी एक आंख ज़ाया है, तो हम इसको जो है एडमिट नहीं कर सकते, हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो फिर हमने उसका जो है वैसे प्राइवेटली कराया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 6 महीने उसका इलाज होता है। इवन यहाँ तक क्या था कि उसको एडी हॉस्पिटल में, एडी उसमें मेंटल उसमें डाल दिया था, लेकिन उसको ट्रीटमेंट करा के अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतर है। हस्बैंड ने साथ दिया उसका? जी जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी मतलब है। लेकिन ये तो एक पूरा हमने प्रोसेस देखा ना ये कि उस रियल बच्ची स्टोरी है पूरी। रियल स्टोरी है, और उसको किस तरह से बस उस केस के ऊपर बहुत काम किया, बहुत बहुत हमारे समझ लो हमारे ऑफिस में सारे जितने हम काम करते हैं उसके बहुत दिल के करीब है वो छोटी सी बच्ची। और तो बहुत अफसोस भी हुआ था कि इसके साथ ये वापस रिकॉल हो गई। तो बच्चों को होती है, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, तो फिर एक 2 साल 4 साल बाद दोबारा रिकॉल होती है वो वो चीज़। जब वो पीरियड आता है आप शादी का, और वो जब वो वाला टाइम होता है, तो वैसे ही मेरे ख्याल से बच्चे जब वो बड़े होते हैं वो एक चीज़ भूल जाते हैं, उनको खेल कूद में कहाँ बच्चों को याद रहता है, और फिर वो अपनी जब हकीकी लाइफ में आते हैं तो वो चीज़ जब शौहर उनके साथ होते हैं तो वो जब चीज़ रिकॉल होती है, उसके बाद वो एक बहुत ही वो बुरी अच्छा, सिचुएशन हो वैसे इस जाती सारे है। डिस्कशन में जो आप केसेस बता रही हैं, मुझे लगता है कि हम जो रेप कर रहा है उसको तो कह रहे हैं, लेकिन जो रेप को छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है माँ और ये घर की ख़वातीन, क्या वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? देखिए ये बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में कि इसको कोई छुपाया जाए। अव्वल तो वो जो है सामने आ ही जाते हैं, ठीक क्योंकि है। हमारे पास इस तरह के हमारे मतलब ज़्यादातर मेरे पास स्लम एरिया, बैकवर्ड एरिया से जो केसेस आते हैं जिनकी दीवार से दीवार मिली हुई होती है, बिल्कुल, हाँ। और जो है अगर कोई एक मतलब किसी के घर में एक बर्तन भी गिरता है तो दूसरे के घर में आवाज़ आ रही होती है, तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे छुपती नहीं है। हाँ, ये कि आगे अगर कोई रिश्तेदार होने की बिना पर या कोई प्रेशर, सोशल प्रेशर होने की वजह से अगर कॉम्प्रोमाइज़, वैसे लॉ में मतलब इस ये कॉम्प्रोमाइज़ का तो है ही नहीं, ये केस मतलब नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, कोई प्रेशर में आ जाता है, जी, जी। तो वो फिर एक अलग है। लेकिन बाकी हमारी कोशिश ये होती है कि माशरे में ऐसी गंदगी को साफ़ किया जाए, और जिसने अगर कोई ज़िम्मेदार है और किसी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, उसने किसी भी उसमें क्या कहते हैं हालात और वाक़यात, बहुत सारे कहते हैं कि ठीक है हो गया, अब छोड़ दो, 2 महीने 4 महीने या साल इसने जेल में गुजार ली तो बस इसके लिए सज़ा काफ़ी है। तो एक बच्ची के साथ अगर रेप हुआ है, उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह करके अगर वो 1 महीना या 1 साल जेल में रहता है, तो वो क्या मतलब इसका वो हो सकता है, बदावा नहीं हो मदावा सकता, हो हाँ। सकता नहीं हो है, सकता, उसकी सारी सारी ज़िंदगी ज़िंदगी वो ख़त्म। उसके लिए खुशामदीद भी करता है जो से माफ़ी मांगता है, लेकिन नहीं हो सकता। एक नहीं हो। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे हैं बढ़ती हुई ज़्यादती के जो केसेस में इजाफा हुआ जा रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में जो आपको लगता है कि लोग जो दीन से करीब हुए या इस तरह जो ज़्यादा उनका रुझान हो चुके हैं, फर्स्ट्रेट होने के जब वो फर्स्ट्रेट हो चुके होते हैं, फिर मुझे लगता है इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों कंप्लेंट्स भी हमें काफ़ी आई हैं। इस दौरान मैंने देखा बिल्लियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं इंसान, कभी मतलब अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो ज़्यादती हो जाती है, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या मतलब हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? देखिए जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया था कि कोविड से पहले की तादाद कम थी, कोविड के बाद ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम तो यही समझ रहे थे ना कि नहीं अल्लाह की कोई आफत है, कोई कुछ है, तो हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए, हमें मतलब भलाई के ज़्यादा काम करने चाहिए, हमें देखने चाहिए, दूसरों की मदद करें। लेकिन इन इन दिनों में केसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ गए। अब ये फ्रस्ट्रेड है, क्या है, फ्रस्ट्रेड है या पावर है, जो पावर जो है अपने से बराबर वाले पे नहीं निकली, अपने से कमतर वाले पे निकली, कि ठीक है वो इजी टू एक्सेस है। अगर कोई बच्ची है वो हाथ नहीं है, तो छोटा बच्चा है वो हाथ आ गया, 10 से 12 साल का बच्ची है वो हाथ आ गई तो उसके साथ ज़्यादती कर दी है। तो
वही पावर गेम की बात आ गई है कि बस जो जो हम जिसको हासिल कर सकते हैं, जिसमें हम अपना मतलब पावर को कंट्रोल कर सकें, वही उसके लेकिन साथ। सिद्रा सानी में, अब ये मतलब एक बहुत अजीब सी बात है, आप अपने से कमतर, अपने से कमज़ोर शख्स के ऊपर कैसे, आपका दिल मान कैसे जाता है? एक छोटा से बच्चे के साथ ज़्यादती किस तरह से कर सकते हैं? मैं तो जब वो चीज़ें सोचती हूँ, जब हम भी इनके ऊपर वर्किंग करते हैं सारे केसेस के ऊपर, तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा खून खौलने लगता है कि वो शख्स मेरे सामने आ जाए और मैं उसे मारूँ पकड़ के। और मतलब उनका दिल नहीं करता कि कभी ना कभी तो ज़्यादती है ये, तो मतलब अल्लाह तो इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं नहीं कर करेगा, सकते। ये कभी ना कभी तो दुनिया के सामने आएगी मेरी जो गंदगी, जो मैंने ये घटिया काम किया है। उनके दिलों में खौफ खुदा नहीं होता है? देखिए, खौफ खुदा की बात है तो एक जो इस तरह से करने वाले होते हैं ना, तो वो बस कर जाते हैं। उनकी एक कह सकते हैं कि साइकी या उनके अंदर कोई एक रह चुका होता है, कोई बचपन में उनके साथ कोई इस तरह का केस या इस तरह का कोई हालात गुजरे होते हैं, जो वो दूसरों के जो ऊपर अप्लाई दूसरों करते पर हैं। वो अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टडी पढ़ी थी जो मैं शेयर करूँगी कि ज़्यादातर देखिए दो तरह के केसेस थे। अब मुझे नहीं पता कि ओवरऑल स्टडी मतलब कितनी प्रैक्टिकल है, लेकिन उसमें ये था कि डिवोर्स का रेशो भी उन फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है जिसमें ऑलरेडी डिवोर्सेस हुए भी होते हैं पेरेंट्स में, या ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। इसी तरह जो ज़्यादती वाले केसेस में भी ज़्यादातर उन फैमिलीज़ के अंदर या उस लोकेलिटी के अंदर जहाँ वो बच्चा पल बढ़ रहा होता है, वहाँ ज़्यादती को नॉर्मलाइज़ किया हुआ होता है, एक प्रैक्टिस के तौर पे ऑलरेडी होता है। जो आप कह रही हैं ना कि उसने देखा होगा कोई बचपन में, या बचपन में वो खुद उसके खुद साथ ज़्यादती विक्टिम हुई होगी। विक्टिमाइज हुआ होगा। और फिर अगर देखें, जिस तरह से हम लोग देख रहे होते हैं कोर्टों के अंदर आते हैं, एक्यूज़ आ रहे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं और वो हैंडकफ होते हैं, फिर उनकी फैमिलियाँ उनके साथ मिलने के लिए आ रही होती हैं, उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, तो वो उनके हाँ, तो फिर वो उस चीज़ को देखते रहते हैं कि ठीक है, उसके छोटे होते हैं, उनको नहीं मालूम होता, हो सकता है 10 साल भी चल रहा होता है, 3 साल भी चल रहा होता है, कि कुछ बड़े बच्चे होते हैं, तो वो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसने फैमिली में से इस बंदे ने किया है, तो हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है सज़ा का जो है वो कितना निज़ाम हमारा कितना कमज़ोर है, और 2-3% जो है हमारे पास कन्विक्शन रेट होती है, उसके लिए भी हमें जो है वो प्रूफ करना पड़ रहा होता है, कितना टाइम देना होता है, और फिर जो है वो जस्टिस के लिए पूरी फैमिली को मतलब पूरी फैमिली भी वो सफ़र कर रही होती है, बच्ची भी, सर्वाइवर भी सफ़र है, तो फिर वकील है वो उसके हर डेटों पे जा रहा होता है, काम करना चाहता है, लेकिन क्या है, डिले टैक्टिस यूज़ करके, और ताकि इनके ऊपर प्रेशर आए, इकोनॉमिकल प्रेशर आए, और फिर ये लोग थका के बैठ जाएं फैमिली। मैं सानी साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, बीइंग एडवोकेट, आप हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए, और आप उनको बताएं कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है ज़्यादती का, तो किस तरह से एविडेंसेस हमें अपने पास रखने चाहिए, किस तरह से हमें जो है उन चीज़ों को उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अवार्ड ने हमारी एक स्टडी भी है, और हाउ टू मतलब सेव द एविडेंस के नाम से रेप विक्टिम का हमारे पास छोटी छोटी बुकलेट भी हैं, ताकि हम वो जो है कम्युनिटी में भी जाते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हो जाता है, तो सबसे पहले जो है आपने अपने जो कपड़े पहने हुए होते हैं उसको सेव करना चाहिए, किसी मतलब शॉपर में इसमें उसको अलग कर दें, बॉडी वॉश ना करें, नहाएं नहीं जब तक कि आपका मेडिकल नहीं हो जाता है वो। और अगर उस जगह पे कोई बेडशीट है या कोई और चीज़ है, जिस तरह और केसेस में आता है कि उसको कुछ पिलाया करा, तो वो गिलास रखा हुआ था, तो वो गिलास वहाँ से उसको कलेक्ट, कोई बॉटल रखी हुई थी, कोई टॉवल था या बेडशीट थी या कोई और पीस ऑफ पेपर, जिससे एक एक था बच्ची का केस था, उसके अंदर उसके जहाँ उसके साथ ज़्यादती की थी, तो वहीं से एक छोटे से बच्चे की शर्ट निकाल के जो पड़ी हुई थी धुले हुए कपड़ों में, तो उसी से उसने उसको गंद साफ़ किया वहाँ पे और उसी को वहीं छोड़ दिया। तो वो जो है कि इस तरह से कि उसको सेव करना हमारी पुलिस भी कर रही होती है, कि जहाँ वो इंसिडेंट जो हुआ होता बिल्कुल, है वो पुलिस प्लेस को। और लॉयर्स के लिए हाँ दोनों के ना, लिए ईजी हो लेकिन जाता ये है। कि सर्वाइवर्स या विक्टिम के लिए ये है कि आप अपने आप को मतलब नहाए नहीं, और कपड़े जो है वो अपने सेफ रखें। अच्छा, डीएनए का कहा जाता है, तो डीएनए आप कितने टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन में आप कर सकते हैं? डीएनए के लिए एक टाइम ड्यूरेशन है, 72 आवर्स के अंदर जो है वो डीएनए हो सकता है,
डीएनए मतलब उसके है, इसकी टाइम पीरियड है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास जिस तरह से मेडिको लीगल के पास जाते हैं, उन्होंने अगर वो डीएनए के लिए सैंपल दे भी दिए हैं तो वो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है इस केस के ऊपर, तो वो फिर उसको ये नहीं कि उसी वक्त उसको पहुंचा दे, उनकी भी अपनी हैं कुछ प्रॉब्लम्स के, हमें फ़ीस का इशू आता ही आता है, लेकिन एक उसके लिए मतलब एक टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर होता है। अब वो ले जाके उसको चाहे वो कबर्ड में रख दें, चाहे उसको अपने बैग में रखें, चाहे वो गाड़ी में रखा हुआ है, किसी भी ड्रॉ में रखा हुआ है, तो वो ऐसे आपको पता है फिर इतने ये नाजुक एविडेंस होते हैं और वो फिर ज़ाया हो जाते हैं, उसमें कोई फंगस लग गया या उसकी टेम्परेचर उस तरह से नहीं है तो फिर फौरी तौर पे वो हाँ, जमा लेकिन कराते ये हैं कि मुतालिका अदालत जिस तरह से बिल्कुल मतलब इसकी अगर डीएनए है तो आप फ़ौरन जमा करा दें, तो वो अपने ही उसमें टेम्परेचर में जाके और वो फ़ौरन से सेफ़ हो जाएगा वो चीज़। सही। औरत के लिए तालीम कितनी ज़रूरत है? एक मजबूत औरत को किस तरह से जो है अपने आप को सेफ रखना चाहिए? देखिए एजुकेशन तो मेरे ख्याल से पावर इंसान की, एक तो अपनी सोच, फिर एक उसके अंदर शऊर और निखार लेकर आता है। तो एजुकेशन मस्ट है कि लड़कियों को, बच्चियों को तालीम जो है वो, जिस तरह से आप एक महंगे स्कूल में अगर लड़के को आपने एजुकेशन जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो जिस तरह से हैं, अगर वो स्कूल में है उनको एजुकेशन ज़रूर दिलवाएं। अगर लड़का है जिस स्कूल में चाहे तो लड़की को भी उसी तरह के चांसेस मिलने चाहिए, और लड़का और लड़की का कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियां भी माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स में हैं, बहुत अच्छी फील्ड में मौजूद हैं, लड़कियां भी कर रही हैं। अब जिस तरह से अब जो है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेप विक्टिम्स के लिए मैं बहुत काम करूंगी और ये, लेकिन बस अल्लाह ताला ने शायद मुझे इसके लिए रखा हुआ कि मैं इन बच्चियों के साथ और इन जो सर्वाइवर्स के साथ मिलके काम करूं, इनको इंसाफ दिलाने की पूरी पूरी जद्दोजहद नहीं, आप जारी। ये बहुत ही अच्छा काम करी, बहुत नेकी का काम करी। जैसे आपने जिक्र किया कि हम वैसे भी लोगों के लिए मतलब काम करते रहते हैं, जैसे उनको उनकी काउंसलिंग करना, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि मैम। उनकी काउंसलिंग करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन सारी चीज़ों की। तो वो मतलब होते भी हैं तो वो डर के, दब के, छुप के चुप बैठ के जाते हैं, अपने बैठ बच्चों को जाते हैं। छुपा लेते हैं कि नहीं हम इसको मतलब मीडिया पे अगर आ गए या कोर्ट में तो हम लोग कब तक ये चीज़ें फेस करते रहेंगे, ख़ानदान को पता चल गया। तो इस चीज़ से मतलब ये खुद तो नहीं होता, ये ये एक अगले के एक्सीडेंट है, दिमाग में क्या हाँ चल रहा है चल कि रहा है हमें वो नहीं हमें पता। नहीं ना मालूम है। इसमें उस बच्चे की गलती, ना उस घर वालों की गलती है, ये जो लेकिन हाँ, शरपसंद बंदा है लेकिन ये कि उसका। हम पेरेंट्स को जो है वो एजुकेट, बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, उनसे बच्चों से बात करना चाहिए। अगर कोई एरिया में, मोहल्ले में नेबर है, कोई उसके साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है या कोई ऐसी चीज़ें दे रहा है तो उससे पूछना चाहिए। हम जैसे हम छोटे छोटे इलाकों में जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहती हैं कि हम तो सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम में आते हैं, बच्चे नहीं होते, तो हम उसे कहते हैं कि चले बच्चे नहीं होते, आप बच्चों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें आपने पूरे दिन में क्या किया है। उनके हाथ में कोई चीज़ है तो आप पूछें कि ये आपके पास इतने पैसे नहीं थे, आपके पास ये चीज़ें आई कहाँ से। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को, माँ को, क्योंकि क्लोज होती है माँ बच्चों से, तो आंखें या कान कहते हैं ना वो खुला रखना बिल्कुल। चाहिए। इस तो लॉकडाउन के अरसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, तो वालिदैन और बच्चे ने भरपूर उसको जो फ़ायदा उठाया उसका सोशल डिस्टेंसिंग का। जी बिल्कुल सही बात है। जी सदर, आप बिल्कुल। क्या कहेंगी? तालीम तो मेरे ख्याल में एक वेपन है, और ये एक्स सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस कोफी अन्नान का कहना है कि द बेस्ट वेपन इज़ एजुकेशन फॉर फीमेल। और इसलिए कि आज हम लोग तालीम याफ्ता हैं, हम ख़वातीन के तौर पे, तो हमारे पास कम से कम इतनी अहलियत है कि हमारे सकते ही हैं। जेंडर में अगर किसी के साथ ज़्यादती या कोई परेशानी है तो हम उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, और उनके बिहाफ पे जिस हद तक होता है लड़ते हैं। जैसे अगर ये केसेस लड़ रही हैं या मैं अगर अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन या लेक्चर्स दे रही हूँ, तो अगर ख़वातीन मैदान में होंगी नहीं तो ख़वातीन के हुकूक़ को सेव कौन करेगा, ख़वातीन की परेशानियों का सोल्यूशन कौन निकालेगा, उनके बारे में बात कौन करेगा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि इस तरह की ख़वातीन आएँ जो लोगों को उनके हुकूक के बारे में, उनके इंसाफ के बारे में बात करें, ना कि आप आज़ादी आपको चाहिए। आज़ादी तो हमारे, आप वैसे आज़ादी, है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे पैदा हैं, तो है और किस आज़ाद तरह की पैदा पाबंदी आपको लगी हुई है आपके ऊपर, आप निकल नहीं रहे, या आपके ऊपर मतलब बाहर निकलने में कोई घर की तरफ से। हाँ ठीक है, हम कुछ दकियानूसी टाइप की वो फैमिलीज़ हैं जो अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त को मतलब जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई भी है,
जो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा केसेस में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा हुआ जा रहा है, तो वो एक खौफ है उनके दिल में, जो कि वो खौफ को हम आप और हम जैसे ख़वातीन को मिलके ही उनका दिलों से खौफ निकालना है। आप लोग मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आप भी मेरे प्रोग्राम में आए, आपने बहुत अपना टाइम दिया। बहुत ही अच्छी हम लोगों का आज का टॉपिक रहा माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया गुफ्तगू करके। एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे थे ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, अब हमें ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद है नमान हकीम चिश्ती साहब, जो कि रूहानी इलाज करते हैं और अपने इलाज से जो है वो मतलब जो इनके पास लोग आते हैं वो काफ़ी फैज़याब होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप किस तरह से अपना जो है रूहानी इलाज आप जो कर रहे हैं, आप किन किन चीज़ों से आप मतलब किस तरह से इलाज करते हैं और किन किन मसले मसाइल को आप जो है वो मतलब रिजॉल्व करवाते सॉल्व करवाते हैं। देखिए, जादू जिन्नात और हर किस्म की बीमारी के लिए कुरान की आयतों से करते हैं इलाज। सही, अच्छा। तो मैं चाहूँगी जिस तरह से जो आप जिक्र कर रहे थे कि जिन्नात जादू वगैरह जो है, तो ये मतलब आप ये रूहानी इलाज होती है क्योंकि इसका तो मैंने सुना था कोई कार्ड वगैरह होती है। जी, काट भी करते हैं। अच्छा, जी, तो वो सिफली नहीं होता है? नहीं नहीं, नूरानी आयतों से ही काट करते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, सही है। मैं चाहूँगी अब जो जिस तरह से आपने आप मुझसे जिक्र किया था कि जो लोग या फ़ी सबिलिल्लाह भी काम भी करते हैं और जो अपने जो मतलब जो हदिया देना चाहे लोग, उससे भी आप मतलब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं ताकि लोग जो है आपसे कॉन्टैक्ट करें और फिर जो भी है जिस तरह से मैं चाहूँगी कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर टेलीविजन स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, या खुद भी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं हमारे नाजरीन को ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें। 030433588742 0311 0311843015। अच्छा ठीक है, सही है। जैसे आपने नंबर बताया, मैं चाहती हूँ आप जो जो आपने अभी जो आप काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को उस बारे में बताएं कि ताकि कोई अगर कांटेक्ट करे तो कोई किस मर्ज में मुब्तला है, क्या मतलब बीमारियों के इलाज करते हैं, आप कार्ड करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो ताकि क्योंकि जो हमारे नाजरीन है जो देख रहे हैं उनको पता चले कि चिश्ती कोई भी साहब मर्ज़ है लाइलाज है जिसको डॉक्टर कह देते हैं कि जी इसका हमारे पास इलाज नहीं है, तो उसका हम अपना रूहानी कुरान की आयतों से उसका इलाज करते हैं, तो अल्लाह का कौन सा बंदा वो ठीक हो जाता है। मतलब आपके पास इस तरह के लोग आए जी जो कि जी, फैजियाब हो के जा रहे हैं। कैंसर टीबी और बहुत सारे लोग आए हैं इस तरह के। ठीक है, कोई ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या बताएं जो आपने किया हो और वाकई आप वो शख्स जो है आपका मतलब बिल्कुल मुरीद हो गया कि बस वो अपने पूरे ख़ानदान को ले लेके आ रहा है आपके पास। बहुत सारे हैं ऐसे केस, तो बहुत सारे हुए, अच्छा, एक नहीं बहुत सारे हुए कि सही। जो अपने पूरे पूरे ख़ानदान का जिनका मैंने इलाज किया। अच्छा, जो जिन वगैरह आ जाते हैं वो भी आप उतारते हैं? फिर जी, जिन्नात वगैरह, किसी को ऊपर जादू हो जाए उसकी भी काट करते हैं। सही। कोई तो उसकी बीमारी क्या उसको, अलामात हैं अगर किसी के ऊपर कोई जिन्नात का कोई साया मतलब उससे जो ये उसके कि अपने सर में दर्द बसेरा हो? ज़्यादा होता है उस मरीज़ को, गुस्सा अच्छा, ज़्यादा आता है, जिस्म पे भारीपन ज़्यादा होता है और वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है। उसको तरह तरह की बीमारी होती है, क्योंकि वो दवाई खाता है तो उसको दवाई असर नहीं करेगी। अगर शदीद किस्म का जादू है तो दवाई उसके ऊपर असर नहीं करती। अच्छा, आप ये जादू का बता रहे हैं, और जिन्नात का? जिन्नात की वजह से जो है वो उसकी हालत में ये होता है कि उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है जब उसको गुस्सा आता है। अच्छा, जी, सही। तो मतलब वो कोई मतलब ऐसी वो गुस्सा करना शुरू हो जाता है नहीं या फिर कोई छोटी छोटी वजह बात पे, होती है जिसके पर वो मतलब गुस्से में अगर आए? किसी बच्चे ने शरारत की तो जैसे अगर वो गुस्सा करेगा तो जिन्नात भी उसके ऊपर हाजिर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, डबल तो गुस्सा आप करते लोग हैं फिर वो। कुरानी आयत उनके ऊपर पढ़ते हैं फिर जी जी, उसको अपने पास बुलाते हैं या वहाँ पे जाके इलाज करते हैं, किस तरह से आप लोग करते हैं? बस ज़्यादातर जो है लोग अपने घरों में ही बुलवाते हैं। वो कहते हैं कि जी आके हमारे मरीज़ का भी इलाज करें और जो हमारे घर के अंदर जो मसले मसाइल हैं उसको भी देखें। मतलब रोज़ी वगैरह जो तंग हुई भी जी होती है वो भी आप लोग कर जी रहे जी होते हैं, जी, तो कौन कौन सी आप कुरानी आयात हैं जिससे आप उनका जो है इलाज करते हैं? बहुत सारे हैं, नादे अली है, आयत कुर्सी है, चार कुल हैं, सूरह फातिहा है, दुरूद शरीफ है, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह उसको पढ़ के हम काट करते हैं। अच्छा, जी, सही। मतलब कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आपसे किस तरह से बंदा रब्ता कर सकता है? मैं नंबर 03
03043358 हर तरह का इलाज कर सकते हैं। जो चिश्ती नईम साहब हैं, माशाल्लाह मतलब काफ़ी इन्होंने केसेस जो है इस तरह के डील किए हैं और ये कर रहे हैं अभी आगे भी। जिस तरह से जो लोग अपने बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं तो ये उसका भी आप उनको जी वो जी बताते हैं दुआएं वगैरह। तो जो मतलब कुछ लोग होते हैं जो जेलिसी में जादू वगैरह कर देते हैं तो उसका भी ये काट वगैरह कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएं कि किस तरह से आप उनका इलाज करते हैं उन बच्चों के रिश्तों के लिए जो परेशान है। ज़्यादातर तो आजकल के हमारे यहाँ जो रिश्तों की परेशानी है कि घर में बच्चियाँ बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं आजकल लड़कियों जी के। जी जी। तो ये क्यों ऐसी वजूहात होती हैं क्या? बस नज़र की वजह से भी होता है, और बाज़ दफ़ा ये होता है क्योंकि बंदिश वगैरह की होती है, किसी ने रिश्ता मांगा, उनको रिश्ता दिया नहीं, उन्होंने बंदिश कर दी कि हमें नहीं दिया तो इनका रिश्ता कहीं हो ना। अच्छा, मतलब ये जेलिसी फैक्टर जी होता है, जी जेलिसी की वजह जी से जी ये जी किया जाता है। तो आप उनको अपने पास बुलाते हैं या आप जी उनके जी पास जाते हैं, उनसे जी जी जो भी होता है आप उनको किस तरह से उनका इलाज करते हैं? कुरानी आयतें के ज़रिए करते हैं जी जी। या फिर कोई कार्ड के लिए सामान मंगाते हैं, क्या होता है? बस सामान होते हैं, धुनी वगैरह होती है, लुबान हरमल वगैरह की, वो देते हैं, तावीज़ लिख के देते हैं, पीने के, नहाने के, मल के जलाने के, और गले में पहनने का तावीज़ देते हैं। तो उससे ये कि अल्लाह के हुक्म से मरीज़ ठीक हो जाता है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नमान हकीम चिश्ती साहब जो है ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह भी करते हैं। और अगर कोई अपने जो है इस्तिताअत के हिसाब से जो भी इनसे मतलब जो भी इनको हदिया देना चाहे तो ये वो हदिया भी ले लेते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह काम बहुत अच्छा करें। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा और जैसा हमने मार्च के हवाले से हमने आज अपना प्रोग्राम रखा था। हम जब ये औरत मार्च है, मार्च में भी मैं चाहूँगी कि हम एक और दफ़ा इस तरह के प्रोग्राम करें ताकि जो ख़वातीन है जो वाकई जो अपने हुकूक़ के लिए परेशान है, जो घरेलू ख़वातीन है उनके ऊपर जो ज़्यादती की जा रही है, ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं, उनको जो है किस तरह से उनके हुकूक मिलने चाहिए, उनके ऊपर किस तरह से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे मैसेज के साथ आप जो इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे तो हम सब सारी ख़वातीन जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं वो भी आपके साथ ज़रूर देंगी। आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।